नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बड़ी अपडेट लेकर आप सब लोगों के सामने फिर हाजिर हूं। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव की मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हरियाणा के जो संभावित प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, उन्होंने दिल्ली और चंडीगढ़ की दौड़ नापनी, रास्ता नापना शुरू कर रखा है। और जो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं, उनके अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी टिकटों को लेकर मारामारी नहीं है जितनी मारामारी कांग्रेस के प्रत्याशियों की या संभावित प्रत्याशियों की टिकट पाने को लेकर हो रही है। आज की अपडेट के अंदर मैं बताऊंगा कि आखिर कांग्रेस ने जो बड़ी सूझबूझ के साथ जो जातीय समीकरण हरियाणा में टिकटों के वितरण को लेकर बिठाए हैं, वो जातीय समीकरण आखिर क्या है, किस जाति को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, क्या खाका तैयार हुआ है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे, उन मंत्रियों की हालत क्या है, स्थिति क्या है, किसकी टिकट कट रही है, और जो चुनाव लड़ रहा है तो उसकी स्थिति चुनाव के अंदर क्या है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल की बात करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, क्योंकि आचार संहिता भले लग गई है मगर जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। और जो मंत्रिमंडल है वो भी वैकल्पिक तौर से मंत्रिमंडल का हिस्सा रहेगा, मंत्री बने रहेंगे जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। तो सबसे पहले बात करते हैं नायब सिंह सैनी की। नायब सिंह सैनी ने जो करनाल उपचुनाव हुआ था वो चुनाव उन्होंने जीत लिया था, मगर अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना सेफ हल्का, सुरक्षित हल्का तलाश रहे हैं। वो गोहाना से भी सर्वे करा रहे हैं, वो लाडवा से भी सर्वे करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं करनाल छोड़ने की वो चर्चाएं चली हुई हैं। करनाल वो लगभग तय माना जा रहा है कि जो नायब सिंह सैनी है वो करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और लाडवा की सबसे ज्यादा संभावनाएं मानी जा रही हैं। मगर देखिए, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा, अगर उन्हीं को हल्का या विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित तलाशना पड़ रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं उनका जो आत्मविश्वास है और कहीं ना कहीं जो उनका चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर जो उनके मन में असुरक्षा की भावना है, वो कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश, पूरा मीडिया महसूस कर रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं असीम गोयल की। असीम गोयल मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में, नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री हैं, और फिलहाल अंबाला सिटी से वो विधायक हैं। उनकी टिकट कट सकती है और उनको कहीं ना कहीं चर्चा है कि पंचकुला शिफ्ट किया जा सकता है। और पंचकुला अगर वो शिफ्ट होते हैं तो फिर पंचकुला जो संभावित उम्मीदवार है कांग्रेस के, वो चंद्रमोहन बिश्नोई हैं। और अगर चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिलती है और चुनाव होता है तो असीम गोयल कहीं ना कहीं चंद्रमोहन के मुकाबले वहां फंस सकते हैं और चुनाव के अंदर उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर उनको पंचकुला शिफ्ट किया जाता है। और जो पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता हैं, ज्ञानचंद गुप्ता की टिकट कट सकती है और उनको कहीं शिफ्ट करने की चर्चाएं नहीं है। असीम गोयल को अंबाला सिटी से पंचकुला शिफ्ट करने की चर्चाएं चल रही है। जो दूसरे मंत्री हैं वो कंवरपाल गुर्जर जी, उनकी जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक है, और उनके खिलाफ जो संभावित उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के अकरम खान, वो कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है। चाहे सर्वे की बात हो, चाहे फिर और जितनी भी चर्चाएं होती हैं उनको लेकर वो बात हो, या फिर जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं उनको लेकर वो बात हो। तीसरे जो मंत्री हैं वो सुभाष सुधा हालांकि सुरक्षित है, उनकी टिकट नहीं काटी जा रही, मगर वहां से जहां से वो विधायक हैं, थानेसर से कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार है वो अशोक अरोड़ा है। और अशोक अरोड़ा पिछली बार भी बहुत कम वोटों के अंतराल से चुनाव हारे थे, और अब की बार सुभाष सुधा कहीं ना कहीं अशोक अरोड़ा से मुकाबले में फंस सकते हैं, कड़े मुकाबले में फंस सकते हैं, और उनको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसके अलावा जो चौथे मंत्री हैं वो है पानीपत रूरल से महिपाल ढांडा की टिकट सेफ मानी जा रही है, मगर चुनौती उनके लिए भी वहां पर बड़ी मानी जा रही है। उसके अलावा हिसार से कमल गुप्ता की टिकट कटनी लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि सावित्री जिंदल को वहां से चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती है। इसके अलावा जयप्रकाश दलाल जो लोहारू से विधायक हैं और मंत्री हैं सरकार के अंदर, मगर उनका मुकाबला भी बड़ा पेचीदा हो सकता है। वो भी जो सोमवीर सिंह है संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के, और राजवीर फटिया हैं, वो अगर दोनों में से एक को टिकट मिलती है तो फिर वहां से जो जयप्रकाश हैं लोहारू से, उनके लिए भी मुकाबला बहुत कड़ा मुकाबला हो जाएगा। उनके लिए भी अच्छी खासी दिक्कत लोहारू से आ सकती है।
इसके अलावा बात करें बिशंबर वाल्मीकि की, जो भवानीखेड़ा से विधायक हैं और सरकार के अंदर मंत्री हैं, उनके लिए भी टिकट उनकी सेफ है, मगर वहां से जो रामकिशन फौजी है कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं और कहीं ना कहीं बिशंबर वाल्मीकि के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है, वो भी यहां से गंभीर स्थिति के अंदर फंस सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए अभय यादव की, जो नांगल चौधरी से विधायक हैं और मंत्री हैं, और वो भी वहां पर जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो विनय यादव आईएएस थे रिटायर्ड, और उनके भतीजे जो मंत्री जी हैं अभय यादव, उनके भतीजे माने जाते हैं, बताए जाते हैं, वो भी कड़े मुकाबले में जो अभय यादव है उनको पटखनी दे सकते हैं। तो अभय यादव भी कहीं ना कहीं खतरे में है, गंभीर स्थिति में है। उसके अलावा बात की जाए बनवारी लाल की, बावल से विधायक हैं, सरकार के अंदर मंत्री हैं, और उनकी टिकट हालांकि सेफ मानी जा रही है, मगर मुकाबला वहां भी कड़ा हो सकता है। और जो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं, चाहे वो एमएल रंगा हो या और हो, वो भी वहां पर कड़े मुकाबले में फंस सकते हैं। चुनाव कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर हो सकता है उनके लिए भी। उसके बाद सोहना से जो विधायक हैं संजय सिंह, मंत्री है सरकार के अंदर, उनकी टिकट, चर्चाएं हैं कि उनकी टिकट काटी भी जा सकती है, मगर एक चर्चा ये है कि उनकी टिकट सेफ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी टिकट काटी जा रही है, जो काटने की चर्चाएं वो ज्यादा प्रबल होंगी, या फिर जो उनके टिकट बचने की जो संभावना या चर्चाएं हैं वो ज्यादा कारगर साबित होंगी। अगली जो मंत्री हैं वो है सीमा त्रिखा, बड़खल विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीत कर आई थी और सरकार के अंदर मंत्री बनी, शिक्षा मंत्री वो फिलहाल हैं, और उनकी टिकट लगभग कटनी तय मानी जा रही है। अगर उनकी टिकट नहीं कटती तो वहां से जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं विजय प्रताप, वो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और जो चाहे सीमा त्रिखा वहां से प्रत्याशी हो भारतीय जनता पार्टी की, या फिर अन्य कोई प्रत्याशी हो, तो वहां से पार पाना, विनय प्रताप से पार पाना भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल काम वहां से हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा की टिकट जो है वो कहीं ना कहीं सेफ मानी जा रही है, और कहीं ना कहीं जो मूलचंद शर्मा की रिपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं सकारात्मक वहां से आ रही है। ये भाजपा के लिए अच्छी खबर हो सकती है। इसके अलावा रणजीत सिंह चौटाला पहले ही ऐलान कर चुके हैं टिकट के बारे में। उनकी टिकट, माना जा रहा है कि उनकी टिकट काटी जा रही है, मगर रणजीत सिंह चौटाला इस बात को भांप कर और उन्होंने अपना अंदाजा लगाकर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट, अपना बयान जारी किया था कि मैं चुनाव हर हालत में लड़ूंगा, भाजपा अगर टिकट देती है तो भी ठीक, नहीं देती है तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा, और इस स्थिति में भाजपा फिर अपना देख ले, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो रणजीत सिंह चौटाला की टिकट भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से काटी जा सकती है, और जिस तरीके के वहां समीकरण पैदा होंगे वो देखने वाली बात होगी कि रणजीत सिंह दोबारा वहां से विधायक चुन के आते हैं, या फिर वहां से त्रिकोणीय या चकोणीय मुकाबले के अंदर नतीजे कुछ और होते हैं। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस में टिकटों को लेकर जबरदस्त मारामारी है, और कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है और एक एक कदम बड़ा फूंक फूंक के रख रही है। और जो प्रत्याशियों की जहां तक बात है, तो जातीय समीकरण के साथ साथ प्रत्याशियों के सर्वे, प्रत्याशियों का वजन, और जो प्रत्याशियों की हर तरीके की स्थिति, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो आर्थिक है, उसको टटोला जा रहा है। और जब सभी बिंदु पूरे हो जाएंगे और सभी जगह से टिक हो जाएगा, जब कांग्रेस को यह लगेगा कि ये जो प्रत्याशी है वो हर तरीके से, हर स्थिति के अंदर बिल्कुल ठीक है, परिपक्व है, तब उनको टिकट दी जाने की बात की जा रही है। माने कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा भी जोखिम नहीं उठाना चाहती इस विधानसभा चुनाव। किस जाति को कितनी टिकट जो कांग्रेस है वो देने जा रही है, किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व कांग्रेस टिकटों के वितरण के अंदर रख रही है, वो मैं आपको बता देता हूं कि जो जाट समाज है उसकी जो आबादी है वो लगभग हरियाणा के अंदर 22.2% है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं 22 से लेकर 24 सीटें जाट समाज को देने जा रही है। हालांकि पिछली बार या उससे पहले की बात की जाए तो लगभग 28 से 30 के आसपास सीटें जाट समाज को दी जाती थी, मगर अब की बार माना जा रहा है कि जातीय समीकरण जो है वो बड़े गंभीरता से, जातीय समीकरणों का जो हरियाणा के अंदर पैरामीटर्स हैं, जो हरियाणा के अंदर जातीय समीकरण बिठाए जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के अंदर, उनको लेकर कांग्रेस बहुत सजग है और बहुत गंभीर है। तो कहीं ना कहीं 22 से 24 सीटें वो जाट समाज को दी जा सकती हैं। उसके अलावा अनुसूचित जो जाति है, एससी जो वर्ग है, उसके अंदर 37 कास्ट है, 37 जातियां आती हैं, और उनके लिए 17 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए, और 21% उनकी हरियाणा के अंदर आबादी है। इसके अलावा जो पंजाबी समाज
समाज है उसकी 8% के करीब आजादी है और 8 से 10 सीटें पंजाबी समाज को जो कांग्रेस है वो दे सकती है। इसके अलावा जो ब्राह्मण समाज है 7.5% की उनकी आबादी है और जो ब्राह्मण समाज है उसको 6 से 7 सीटें कहीं ना कहीं वो कांग्रेस दे सकती है। इसके अलावा जो सिख समाज है, जो सिख उनको उनकी जो आबादी है वो 4% के करीब है और 4 से 5 सीटों के आसपास उनको दी जा सकती है। इसके अलावा जो मुस्लिम है 3.8% मुस्लिम की हरियाणा के अंदर आबादी है और उनको भी 4 से 5 सीटें कांग्रेस दे सकती है। इसके अलावा जो अग्रवाल समाज है उसकी आबादी लगभग 5% है और 5 से लेकर 6 सीटें अग्रवाल समाज को कांग्रेस अपने खाके के अंदर, अपने जो कांग्रेस की रणनीति है उसके अंदर दे सकती है। इसके अलावा जो बीसी, बीसीए और बीसीबी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके अंदर जो पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं जिसके अंदर 72 जातियां हैं, उन 72 जातियों के अंदर में मुख्य जाति जैसे लोहार है, छिपी है, कश्यप, राजपूत, सेन, जांगड़ा, प्रजापत, काम्बोज, इस प्रकार 72 जातियां हैं जो बीसीए के अंदर है। और इसके अलावा जो 6 जातियां बीसीबी के अंदर है जिसके अंदर यादव है, गुजर है, लोधी है, सैनी, शाक्य या कुशवाहा, मौर्य, उसके अलावा मेव है, गोसाई या फिर आप कह सकते हैं गोस्वामी, ये 6 जातियां हैं। इन जातियों को जो अन्य जो उनकी जो आबादी के हिसाब से उनको कम से कम 15 से लेकर 16 सीटें या 16 से लेकर 17 सीटें दी जा सकती है हरियाणा के अंदर। तो ये जातीय समीकरण जो है वो कांग्रेस अपना रही है, कांग्रेस बिठा रही है और जिस तरीके से खाका तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस जोखिम नहीं उठाना चाह रही इस विधानसभा चुनाव के अंदर, तो फिर वो देखने वाली बात होगी कि जो विधानसभा के परिणाम है वो कितने पक्ष में आते हैं इन तमाम जो जातियों के कॉम्बिनेशन के बावजूद। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई पॉलिटिकल अपडेट के साथ और इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपके पास कोई चुनाव को लेकर अपडेट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी सजेशन की जरूरत है, राय की जरूरत है, तो मैं आपके सुझाव या आपकी राय का भी इंतजार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।